हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शशि और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं गोलीय दर्पण में सिद्ध करेंगे कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। और ये हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध है वो है F=R/2। ये बात तो हम लोग सभी लोग जानते हैं और इसको आज हम लोग सिद्ध करेंगे, क्योंकि 10th की जो एग्ज़ाम है उसमें ये हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लगभग ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी का। देखिए, हमें सिद्ध करना है कि F=R/2 है। तो सबसे पहले हम लोग एक दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने में दर्पण ये बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी का। तो हम लोग मान लेते हैं ये कोई अवतल दर्पण है। यहाँ पर कोई फिक्स बिंदु नहीं, मैं बस देख के ले रहा हूँ। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं ये, इसका नाम रख लेते हैं बी का डैश, और ये हो गई आपका मुख्य अक्ष जो P हो गई, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं कोई F, और यहाँ पर हम लोग किसी को मान लेते हैं C। ठीक है, और यहाँ से हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश, जब मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जाती है तो कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ये हो गया आपका अभिलंब। ये क्या हो गया आपका? अभिलंब। वक्रता मतलब अभिलंब हो गया ये। ठीक है, ये जो वक्रता के अंदर से होकर गुजर रही है, इस कोण को हम लोग मान लेते हैं I, मतलब आपतित किरण के साथ, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, जिसको I मान लेते हैं। और इस कोण को मान लेते हैं R। इस कोण को मान लेते हैं हम लोग R। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं A। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये हम लोग एक फिगर बना लिए, ये जो है हम लोग एक फिगर बना लिए। ठीक है, आप इस डी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि पता चले आपको सही से कि ए बी प्रकाश की किरण। ठीक, हम लोग मान लेते हैं, देखिए, माना कि बी बी डैश कोई अवतल दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, और पीसी मुख्य अक्ष है, ये सब जानते हैं। एफ फोकस हो गया और सी वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम लोग लिखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर ए बी एक रेखा दर्पण में बिंदु बी पर आपतित हो रही है, जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष से समांतर जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। हम लोग माना कि बी डैश, ये बी मान लिया यहाँ पर, और ये बी डैश हो गया। कोई अवतल दर्पण है, पीसी मुख्य अक्ष हो गया इसका। मुख्य अक्ष के समांतर ए बी एक रेखा है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर ए बी एक रेखा है जो दर्पण पर बिंदु बी पर आपतित हो रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण है परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, इसलिए ये कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं ये हो गया आपका अभिलंब। ये क्या हो गया? अभिलंब। तो ये जो आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये जो परावर्तन का नियम से है कि आपतन कोण बराबर क्या होती है? परावर्तन कोण होती है। तो इसको हम लोग मान लिए। ठीक है, अब आप देखिएगा कि ए बी के समांतर है ये मुख्य अक्ष सी पी। ए बी के समांतर लाइन गई है ना, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर ए बी समांतर जो है आपका सी पी है। ये दोनों लाइन समांतर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं समांतर लाइन को अगर कोई भी रेखा अगर उसे काटती है, समांतर रेखा को इस तरह से यहाँ पर दिखेगा, ये रेखा जो अभिलंब है, जिसको हम लोग अभिलंब माने हैं, ये इसको क्या कर रही है? काट रही है। क्या कर रही है? काट रही है। ये आप लोग तो जानते ही होंगे मैथ में कि अगर मुख्य अक्ष समांतर कोई प्रकाश की किरण, उसे अगर कोई रेखा
तिर्यक रेखा उसे कट करती है, इधर से तो ये कोण, इधर से ये कोण, एकांतर कोण होता है, ये सभी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये कोण आई है तो ये भी कोण क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी एकांतर कोण से, ठीक है। तो ए बी समांतर सी पी है, क्योंकि हम लोग मुख अक्ष के समांतर ही लिए हैं ए बी किरण, और मुख अक्ष कौन सी है, सी पी है। तो यहाँ पर क्या होगी, समांतर है तो इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ बराबर कोण आई हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा कि ये दोनों लाइन समांतर है, तो समांतर में ये क्या हो जाएगी, एकांतर कोण होती है। कौन सी कोण होती है, एकांतर कोण। सीधा जानिए, अगर कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो इधर से ये कोण, इधर से ये कोण बराबर हो गई, और इधर से ये कोण तो इधर से ये कोण बराबर होगी, इसको कहते हैं हम लोग एकांतर कोण, इसको कहते हैं हम लोग एकांतर कोण। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आगे। अब यहाँ पे आप आइएगा, देखिए हम लोग पहले परावर्तन के नियम से जानते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, परावर्तन के नियम से। चलिए ए बी समांतर तो आपका सी पी है ये, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, परावर्तन के नियम से कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर है, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में तो बराबर होगी, ये बात तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज बी सी एफ में, बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में आइएगा, देखिए इसकी दो कोण बराबर हो गई, कोण आई और कोण आर, ये दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, ये दोनों कोण क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई, ठीक है। तो बी सी एफ में हम लोग ले लेते हैं, जब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाली जो दो कोण बराबर है तो उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो बराबर होगी। मान लेते हैं अगर ये हम लोग कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है जिसको हम लोग मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में मान लीजिए ये 30 डिग्री का है और ये भी 30 डिग्री का है, ठीक है। तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ना, इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये भी आपस में बराबर होगी, ये भी आपस में बराबर होगी। ये मैथ का थ्योरी है, आप पढ़े होंगे इसको, ठीक है। अगर कोई किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर ले लेते हैं त्रिभुज बी सी एफ में, देखिए बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर, एफ यहाँ पर, ये कोण आई और ये कोण आर दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यहाँ से ये आई था तो ये आर, तो इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। इसके सामने वाली भुजा ये हो गई और इसके सामने वाली भुजा ये हो गई, तो ये दोनों भी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो त्रिभुज बी सी एफ में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ, ठीक है, दोनों बराबर है। इसलिए सामने वाली भुजा, मैं यहाँ पर पूरा फ्रेश लिख देता हूँ, इसलिए सामने वाली भुजा बराबर होगी, सामने वाली भुजा बराबर होगी, सामने वाली भुजा बराबर होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होगी, इसकी सामने वाली भुजा, देखिए इस कोण, इसका जो सामने वाली भुजा ये है बी एफ, तो बी एफ बराबर, और इसका जो सामने वाली भुजा है, इस आर के जो सामने वाली भुजा है वो है सी एफ, ये क्या हो गई, सी एफ। तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये बात तो समझ में आ गया, ये त्रिभुज की बातें हैं, ये तो समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ तक तो डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर से यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, आराम से समझ में आएगी। यहाँ पर कोई किरण बी है और ये है ए, ये जाएगी फोकस से होकर गुजरती, ठीक है। इसको कहीं से भी, ये मुख अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से। इसके एकदम नज़दीक भी ले आएंगे तो भी कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि अब ये दर्पण हो गई और दर्पण में ये अवतल दर्पण होगी, तो मुख अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण होगी वो फोकस से होकर गुजरेगी, चाहे ये कहीं से भी ये इस ए बी किरण को हम मात्र इस P पर ले लें, ये P हो गई आपकी, ये F हो गई, इसके जस्ट लगे कि एकदम से नज़दीक आ गया, फिर भी जो गुजरेगी कहाँ से गुजरेगी, F से ही होकर गुजरेगी, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ आपको मानना होगा कि ये जो बिंदु बी माने हम लोग, इसको मान लेते हैं एकदम पी के बिल्कुल समीप है। क्या है? पी के बिल्कुल समीप है, इस चीज़ को मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या मान लेते हैं? बिंदु बी जो है पी के बहुत ही निकट है, इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बस एक ही जो टर्म है, मतलब टर्म है जो मुड़ रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, बस इसी से कि बिंदु बी जो है, ए बी जो है, मतलब बी जो है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि एकदम निकटतम, पी के निकटतम बिंदु है। किसके निकटतम है? पी के। तो हम लोग मान लेते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यदि बी पी के बहुत निकट, यदि बी बिंदु पी के बहुत निकट हो, तो मान लेते हैं बहुत निकट हो। तो देखिए, बिंदु पी के बहुत निकट हो तो क्या होगा? चलिए हम लोग जानते हैं इस बात को। इधर अगर ये बिंदु पी के बहुत निकट होगी, यहाँ पर जो हम लोग सी एफ माने हैं, क्या माने हैं? यहाँ पर देखिएगा सी एफ, ये जो भुजा है बी एफ बराबर सी एफ था, तो सी एफ अभी बराबर है इसका बी एफ के, और ये जब यहाँ बिंदु पी के बिल्कुल नज़दीक आएगी तो ये लगभग बी एफ बोलिएगा या आप बोलिएगा बी पी, मतलब पी एफ बोलिएगा। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे एकदम बिल्कुल बी के नज़दीक आ गई, तो ये भी कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से ही होकर गुजरती है। तो ये इसको मान लीजिए एकदम बिल्कुल बी पी के किसके नज़दीक आ गई। तो ये जो रेखा है बी एफ, ये किसके बराबर आ जाएगा? पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो बी एफ बराबर हम लोग मान लेते हैं पी एफ। बी एफ बराबर क्या मान लेते हैं? पी एफ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। अब क्या करते हैं हम लोग, ये सी एफ जोड़ पी एफ, अब लिख देते हैं हम लोग सी एफ जोड़ पी एफ, ये किसके बराबर आएगा? सी पी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? सी पी। किसके बराबर आएगा? सी पी। अब देखिए हम लोग इसको मान लेते हैं, ये जो पी एफ है, ये सी एफ और पी एफ आपस में बराबर है, तो इस सी एफ समीकरण 2 से पी एफ, इस सी एफ को हम लोग पी एफ ही मान लेते हैं, क्योंकि सी एफ का मान पी एफ के बराबर है। तो पी एफ जोड़ पी एफ बराबर क्या लिख देते हैं? सी पी। देखिए पी एफ जो यहाँ से, ये जो है ये होती फोकस दूरी, और यहाँ से सी पी जो होती है, ये होती वक्रता त्रिज्या। ये बात हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा एफ जोड़ एफ बराबर आर, यानी कि 2f बराबर हो जाएगा आर, और f बराबर हो जाएगा r/2। और यहाँ से हम लोग का ये चीज़ प्रूव्ड होता है। आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। और इसी से देखिए f बराबर r/2 हो गया, r बराबर 2f हो गया, 2 फार्मूला यहाँ से बनती है। आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। ठीक है, तो अगर आप समझ गए हैं तो इसको लिख लीजिए। और सब तो आ गया लगभग इसमें, मुझे लगा कि हो सकता है कि ये नहीं भी आया होगा। चलिए f बराबर आ गया आपका r/2 प्रूव हो गया। आशा करते हैं कि इस चीज़ को समझे होंगे आप। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दर्पण सूत्र को समझेंगे। दर्पण सूत्र जो हमारा होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सीखेंगे। ये दो चीज़ तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर r/2। अगर आप इस चीज़ को मतलब क्लियर कर लीजिएगा ना, तब 5 से 10 नंबर, मेरे ख्याल से तो 5 से 10 नंबर तो फिक्स है आपका, कि एग्ज़ाम में लगभग हर साल में पूछा नहीं जाता। ये दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए, दर्पण सूत्र हो या ये f बराबर r/2 हो, इसको सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गई, अभी जो हो गई f बराबर r/2 सिद्ध किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे दर्पण सूत्र को सिद्ध। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे मतलब फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।